नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टंकराम वर्मा ने डिजिटल किसान किताब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सांसदों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विस्तार के लिए विभाग से की मीटिंग। माओवादी संगठन में सक्रिय 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये दावा किया गया था कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की उल्टी ही नजर आने लगी है। ताजा मामला रायपुर पश्चिम जोन कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले मुजगहन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां भागवत साहू नामक व्यक्ति ने कुछ नाबालिग आपराधिक तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि नशे की हालत में धुत नाबालिगों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी है और इससे पहले वो 2 बार भागवत साहू पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर नाबालिग युवक नशे के हालात में भागवत साहू और उनके बेटे को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कल के डेट में ना हार के ना नहीं एक बात सही है। हम दोनों मार बोलो बाहर जब भाई चाकू नहीं मारेंगे रिकॉर्ड कर रहे भागवत के लौंडल कौन मारी मिला ना बस रायपुर छत्तीसगढ़। वीडियो में साहू समाज को लेकर आपत्तिजनक और आपराधिक टिप्पणी किए जाने का भी आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के बाद वे साहू समाज के लोगों के साथ मुजगहन थाना में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस देरी को लेकर पीड़ित परिवार और समाज के लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, हमें सूचना मिली कि हमारे कार्यकर्ता भागवत साहू जो है, उनको कुछ लोग गैर सामाजिक लोग जो है, शरारती लोग जो है लगातार धमका रहे हैं। इसकी पहले शिकायत इन्होंने किया है और आज शिकायत करने आ रहे हैं। उनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। इवन उनके सामाजिक बातों पर बुराई गंदी बातें कर रहे हैं। समाज को आगे लाकर जो है गंदी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ये पुलिस थाना आए हैं। दिन भर से, आज कब से आए हो? सुबह से आए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखना। इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार से पुलिस जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, किसके दबाव में कार्य कर रही है, ये भी जांच का विषय। इसके पहले हम लोग थाना घेराव किए थे, बहुत सारे विषयों को लेकर थाना घेराव किए थे, फिर भी ये सुधर नहीं रहे यहाँ के थाने स्टाफ जो है। और जो है गुंडागर्द को बढ़ावा प्रशय देने का काम ये थाने से हो रहा है। हम एसपी मैडम से बात करते हैं, आगे अगर इस प्रकार से लगातार ये इस थाना का जो है कार्यवाही अगर जो है ठीक ढंग से नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम मजबूत विपक्ष के रूप में आगे आएंगे और हमारे किसी भी साथी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो बिल्कुल हम ये लड़ाई आगे और जारी रखेंगे। अभी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं हर थाने में कि इस प्रकार से आप भेदभावपूर्ण अपनाइए मत। जो गलत करने वाले लोग हैं उसको प्रशय देने का काम मत कीजिए। जी, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जब लागू हुआ तो लोगों को यह लगा कि अब अपराध कम होगा। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि राजधानी रायपुर में अपराध कम हो रहे हैं? देखिए, आपसे जब से कमिश्नरेट हुआ है लगातार हत्याएं हो रही है, लूट डकैती अपहरण। यहाँ तक तो थाने के सामने यहाँ के जो सरपंच है वो बता रहा है कि सट्टा जोरों से जारी है। तो ये इस तरीके से कहाँ पर कोई सुधार कार्य हो रहा है? मतलब आप बिल्कुल कमिश्नरेट आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिखावटी के लिए कमिश्नरेट का नाम दिया गया है। काम वही है,
काम वही चल रहा है जो पहले चलता था और चले आ रहा है, और इसी को लेकर हम लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की पीड़ा है, उनको थानेदार सुने और थानेदार कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके संरक्षण में सारे चीज गलत काम हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वीडियो जैसे सबूत सामने हैं तब भी एफआईआर दर्ज न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सुशासन और कमिश्नर प्रणाली के तहत अपराधों की कमी लाने के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और क्या पीड़ित को समय पर न्याय मिल पाता है या नहीं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के महुआ स्थित सतनाम भवन परिसर से विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने धार्मिक विधि विधान के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर पावन गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा अर्चना कर गुरु घासीदास बाबा का पुण्य स्मरण किया तथा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक प्रस्तावित विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का आयोजन 18 से 22 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा और सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान गिरौदपुरी धाम मेले में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सामाजिक बंधुओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा का मनखे एक समान का संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पदयात्रा समाज में सद्भावना, समरसता और भाईचारे को और सुदृढ़ करेगी। सबसे पहले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और सतनाम समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरौदपुरी तक 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। और जिस तरह से पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे मानव समाज को मनखे एक समान का संदेश दिए थे और समाज सुधार का काम भी किए थे, उन सब बातों को गुरु खुशवंत साहब 5 दिन की यात्रा में लोगों के बीच में रखेंगे। बीच में रात्रि विश्राम भी है, वहाँ पर समरसता भोज वगैरह का भी आयोजन है। तो बहुत अच्छा इस पदयात्रा का एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। सर, ये पूर्व मुख्यमंत्री भाव पदयात्रा 18 फरवरी से प्रारंभ होके ये 5 दिन पदयात्रा चलते हुए गिरौदपुरी धाम में कल समापन होना है, जहां बाबा गुरु घासीदास जी के तपो स्थली गिरौदपुरी धाम में बाबा जी की आरती मंगल पूजा करके कल समापन हुई। और ये सद्भाव पदयात्रा बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश उपदेश है ओला जन जन तक पहुंचाए के लिए सद्भाव पदयात्रा है। जेकर नारा हम सब देहन में आप सबसे आग्रह करूं, नारा ला एक बार और मोर साथ आप सब दोहराओ। मैं बोलूं बोल रहा हिंदुस्तान, तो बोलना है मनखे एक समान। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल रहा हिंदुस्तान, बोल रहा हिंदुस्तान। इसी थी जिस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश है मनखे एक समान, मानव एक समान। अर्थात निश्चित ही हम सब जानते हैं विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म ये देश और दुनिया में है। और निश्चित ही हम सब अपन जाति, अपन धर्म संस्कृति के अनुरूप हम सब बहुत ही शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी हम सब बताए हुए ये देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इसके अलावा सब बराबर है, किसी प्रकार के कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार के कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार के कोई बड़े छोटे नहीं है। और वही संदेश लेके ये सतनाम सद्भाव पदयात्रा है, ताकि पूरा देश ही नहीं पूरा प्रदेश, देश और दुनिया में अमन, भाईचारा, शांति स्थापित हो। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने डिजिटल किसान किताब का शुभारंभ किया है। ये डिजिटल किसान किताब सीधे किसानों को उनके प्रॉपर्टी की जानकारी एक क्लिक पर दे पाएगा। ये समय समय पर भुइयां ऐप से अपडेट भी होता रहेगा। अवैध कॉलोनी पर भी इस डिजिटल किसान किताब से अंकुश लगेगा। साथ ही साथ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिसकी शुरुआत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने की है। टंकराम वर्मा ने डिजिटल किसान किताब के शुभारंभ के साथ ही साथ कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राजस्व विभाग में अनेकों बदलाव किए हैं। इन 2 वर्षों के कार्यकाल में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है, जो किसानों के हित से जुड़ा है। डिजिटल किसान किताब से सीधा लाभ प्रॉपर्टी मालिक को मिलेगा, जिससे अनेकों अवैध कामों पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ डिजिटल होने के लिए एक क्लिक से पूरी जानकारी किसानों को मिल पाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्व विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ा सुधार इन 2 साल में हुआ है। और आज ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो किसान किताब की जो पुस्तिका है उसको डिजिटल कर रहे हैं। पहले मैनुअल के लिए लोग भटकते थे, किसान परेशान होते थे, उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगता था। आज इसको डिजिटल किसान किताब की आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें डिजिटल किसान किताब अब भुइयां पोर्टल जो हमारा है उसमें B1 और P2 रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी। और किसान जब चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय के हिसाब से आसानी से अपनी ज़मीन की सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डिजिटल किसान किताब जो है, इसमें भुइयां पोर्टल से ये अपडेट हमेशा होते रहेंगे। इनसे किसानों को जो संशोधित जानकारी है, खरीदी बिक्री का सारा अपडेट उनको मिलता रहेगा। ये किसान किताब पुस्तिका जो है पटवारी का डिजिटल हस्ताक्षरित होगी और किसानों को प्रमाणित प्रति प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। तो अभी 2 साल में जितने सुधार किए हैं, बड़े सुधार किए हैं। और सुधार करने के पीछे केवल एक है कि भू मालिक जो है, किसान हैं, उनको सुविधा मिले, समय, शक्ति, ऊर्जा का बचत हो। और ऑटो डाइवर्सन अभी कुछ दिन पहले किए हैं और इससे पहले रजिस्ट्री के साथ नामांतरण हुआ है। भुइयां पोर्टल है और 5 डिसमिल से कम खरीदी बिक्री को बंद किए हैं अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए। और भू माफिया को रोकने के लिए किसानों को ज़मीन का वाजिब दाम मिले, इसके लिए बड़ी जो परियोजनाएं जिसमें ज़मीन अधिग्रहण की जाती है, उसमें बिचौलियों को रोकने के लिए केवल किसी प्रोजेक्ट की जानकारी का आशय मिलते ही वहाँ पे खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जाती है, रोक लग जाती है, सीमांकन, बटांकन। तो इस तरह से एक पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों की ज़मीन को संरक्षित करने के लिए, उसको सही मुआवजा देने के लिए सरकार ने बहुत से सुधार किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम इस राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 मिशन की तारीख तय है। साथ ही साथ इस तारीख के बाद लगातार माओवादी की कमर टूटती नजर आ रही है। जहां सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने मजबूत कंधों का बल दिखा रहे हैं, जहां कई खूंखार नक्सलवाद न्यूट्रलाइज किए गए हैं, वहीं आत्मसमर्पण नक्सलियों की संख्या न्यूट्रलाइज से ज्यादा है। ये दर्शा रहा है कि अब माओवाद खात्मे की जो तारीख है, उस तारीख में सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तय किया गया है। माओवादी संगठन में सक्रिय एक महिला सहित 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित सभी माओवादियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण लगातार माओवादी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के लगातार सफल ऑपरेशन, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों की बढ़ती पहुंच से माओवादी संगठन की कमर टूट रही है। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं 1 महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से
पेद्दा, बुड़कल, आगपीसी, वेडमा आगपीसी, मोगपल्ली, गोंडेगा, गोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल CRPF के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूना मायगेम आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। इन समर्पण में यदि मैं विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँ तो DRG सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फील्ड टीम जगदलपुर के साथ CRPF की 2nd 111, 223, 227 और कोबरा की 201 बटालियन की विशिष्ट भूमिका रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चिरमिरी दौरा हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगर निगम के मंगल भवन में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ की गई। CM साय के पहुंचते ही भाजपा के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मंच में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता ने महामाला से CM साय का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एमसीबी जिले को लगभग 127 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। कुल मिलाकर 141 विकास कार्यों के माध्यम से जिले में इन कार्यों में सड़क, पुल, भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत विस्तार, पेयजल व्यवस्था तथा नगरीय विकास से जुड़े अनेक प्रकल्प शामिल हैं, जिनसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लिए कुछ मांगे की, जिसकी घोषणा मंच से CM विष्णुदेव साय ने की। मंगल भवन के मुख्य कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री साय जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां अंग वस्त्र एवं तिलक से उनका स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में यज्ञशाला में हवन पूजन, बाबा गुरु घासीदास की कुटिया में दर्शन किए, जगन्नाथ और शिव मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद आनंद बाजार में आम नागरिकों के साथ प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा CM विष्णुदेव साय को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है एमसीबी जिले के लिए कि 127 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 127 करोड़ का सौगात एमसीबी जिले को मिला है। मैं सभी जिलावासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे प्रदेश के कृषि ट्राइबल मंत्री श्री रामचंद्र नेताम जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम विहान जायसवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भैयालाल राजवाड़ी जी और हमारे सभी वरिष्ठों, यहाँ के महापौर, सबकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और आज कई क्षेत्र की मांग भी थी, उसकी भी घोषणा हुई है। ये नगर निगम है, यहाँ पर अग्निशमन यंत्र होना चाहिए और बकरी पालन, पशुपालन, उसके लिए भी संवर्धन केंद्र की यहाँ पर घोषणा किए हैं। सरकार पशुपालन पर भी विशेष जोर दे रही है और कई मांगों की आज घोषणा हुई है। सब लोग काम यहाँ पर होंगे। नहीं, समय पर सब होंगे। सरगुजा के कुसमी में तनाव की स्थिति है। अवैध माइनिंग को लेकर के SDM पर मारपीट के आरोप लगे हैं। 3 ग्रामीणों की पिटाई हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। 4 लोग हिरासत में, SDM को भी हिरासत में रखा गया है। आपकी बिल्कुल, इसमें इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। अगले साल चिरमिरी का शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये दुख की बात है कि 5 साल में चिरमिरी खत्म होने जा रहा है। चिरमिरी को जिला बनने के बाद ना कोई कार्यालय मिला, ना संघ। आपसे उम्मीद किया जाए कि आने वाले टाइम में चिरमिरी को बचाने के लिए भगवान। अरे आप सुने नहीं, 127 करोड़ का आज लोकार्पण भूमि पूजन किया। आज इतने कामों का आज घोषणा हुई है और आज उद्बोधन में कितना हमारे मंत्री जी गिना रहे थे। इतना काम कभी हुआ ही नहीं जितना 2 वर्षों में हुआ। अमृतधारा महोत्सव जैसा बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कलेक्टर की बड़ी लापरवाही वहाँ सामने आई है। प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी जीरो है। किसी भी तरह के विकास कार्यों की बात किया जाए, अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में है, लगातार सुर्खियों में कलेक्टर यहाँ के विवादों में है।
भारत माता की। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ भी खबर को चिपका के दे देते। बीते एक महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। इस विवाद को जल्द समाप्त करने की अपील डॉक्टर राकेश मिश्रा ने की है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही सनातन के अनुयायी हैं और दोनों के बीच में विवाद सनातन के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कई बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रोध जल्दी आना धर्म गुरु और बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वहीं किसी को भी सनातन धर्म से बाहर निकाल देना, किसी के भी धर्म को लेकर टिप्पणी करना अशोभनीय है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि राहुल गांधी के माता पिता कौन से धर्म के थे? क्या जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू धर्म का हो सकता है, जबकि उनके पूर्वज से ही पता चलता है कि वह कौन से धर्म के हैं। चुनाव आते ही राहुल गांधी जनेऊ धारण कर मंदिर के दर्शन करने निकल जाते हैं, तो क्या वह हिंदू धर्म के लिए हुए? वहीं दोनों के बीच में चल रहे विवाद को जल्द खत्म करने की उन्होंने अपील की है। जी, शंकराचार्य का एक और बयान सामने आया था कि हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब इसके प्रश्न का उत्तर देना कोई आवश्यक बात नहीं है। मैं तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी बात से क्लियर हो जाएगा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सास ससुर का नाम क्या है। यदि ये पता चल जाए तो हमें इसका मालूम चल जाएगा कि वो किस धर्म से हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके पति किस जात के थे ये भी पता है, उनके माता पिता किस जात के थे ये भी पता है। तो ये जब हमको मालूम चल जाएगा तो उनकी पीढ़ियां किस जात की हैं ये भी पता चल जाएगा। तो हिंदू धर्म से निकालने और जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है अगर इस तरह की जानकारी सामान्य जनता को हो। और इवन कोई जनेऊ पहन लेने से हिंदू नहीं होता, कोई कुछ भी करने से बातचीत नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो बात कही है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी प्राणी पृथ्वी पर जो हैं वो एक परिवार है, तो इसमें जाति धर्म और इस तरह की बात करना गलत है। और किसी को धर्म से निकालना, किसी को धर्म में जोड़ना, ये भी बात बेतुकी है। जी, एक मामला काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जो हैं, सरस्वती जो हैं, वो शंकराचार्य हैं और उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो सदन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। जी, देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इसका जो भी फैसला होना है नहीं होना है वो एक अलग बात है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, ये बात थोड़ा सा सामान्यतया पचने वाली बात नहीं है कि इतना क्रोध क्यों आ रहा है उनको। दूसरी बात ये कि कभी वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि राहुल गांधी जो है उसको हिंदू धर्म से हमने बहिष्कृत कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि भाई ठीक है, उनके स्टेटमेंट को देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि शासन के खिलाफ बोलना ही है तो हम कोई न कोई वाद विवाद क्रिएट कर दें या कोई न कोई बात कर दें। ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन एक धार्मिक संत को संत की मर्यादा का पालन करना चाहिए और क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात पर कायम रहें, संत का व्यवहार करें। और संत का ये व्यवहार बिल्कुल नहीं होता कि शासन से टकराना, क्योंकि पहले करपात्री जी महाराज जी ने भी गौ सेवा के लिए बात की थी, तो शासन ने जब गोलियां चलवा दी और इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी एक दुखद घटना थी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी संत अपनी मर्यादा की लाइन को क्रॉस करके एक बयान दिया है कि थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा कर लो, जुमलेबाजी कर लो और सीएम बन जाओ। देखिए, आपकी बात को मैं क्या बोलूँ, मैं धर्म का एक अनुयायी हूँ, बहुत छोटा सा,
और किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से बोलना, जो आज अपने प्रदेश के शासन तंत्र को लेके, अनुशासन को लेके बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है। दूसरी बात, विदेशों में भी उसके सख्त अनुशासन की चर्चा है। इवन पाकिस्तान के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं और विश्व में भी लोग उसकी तारीफ करते हैं, और दोनों ही लोग सनातनी मर्यादा का पालन करने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों लोग अगर लड़ेंगे तो इससे सनातन को भी नुकसान होगा, सनातनी परंपरा को भी नुकसान होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी तकलीफ होगी। और कुल मिला के दोनों ही लोग अगर ये कहते हैं कि भैया हम सनातन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दोनों लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार है उसको तो गर्म होना ही पड़ेगा, उसको नरमी दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसको अनुशासन का पालन करना ही है और करवाना भी है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ही क्यों ना हो। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डीएड अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को दोपहर 1:30 बजे तूता धरना स्थल से शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपने हेतु रैली निकाली गई, मगर अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा गेट के बाहर ही रोक दिया गया। अभ्यर्थियों के बीते कई दिनों से मांग है कि उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए, जिसे लेकर तूता धरना स्थल में प्रदर्शन अनवरत जारी है। डीएड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उनकी मांग है कि सरकार उन्हें नियुक्ति प्रदान करे, जिसके लिए उन्हें कोर्ट ने भी आदेशित कर दिया है, मगर न सरकार का कोई प्रतिनिधि आ रहा है और न ही उनकी बातें सुनी जा रही है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिक्षा विभाग डीपीआई को ज्ञापन देने के लिए अभ्यर्थी निकल रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, डीएड की नियुक्ति तुरंत करो, पालन करो, पालन करो, मेरे के आदेश का पालन करो, पालन करो, जुमलेबाजी बंद करो, पालन के आदेश का पालन करो, पालन करो, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, हम अपना अधिकार मानते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के डीआरएम कार्यालय में हुई सांसदों की बैठक में रेल विस्तार योजनाएं बनाई गई, जहां कई रेलों को सप्ताह में 1 दिन के बजाय 7 दिन शुरू करने का प्रस्ताव सांसदों ने रखा। वहीं कई महत्वपूर्ण रूट पर नई रेल लाइन डालने की भी मांग की गई, जहां वंदे भारत चलाने के लिए सांसदों ने जोर दिया है, जिसमें अलग अलग रूट में अलग अलग वंदे भारत चलाए जाएंगे। कांकेर, बस्तर, महासमुंद और रायपुर लोकसभा के सांसद इस बैठक में शामिल हुए। डीआरएम कार्यालय में हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। रेल विस्तार को लेकर सांसदों ने अपने क्षेत्र में रेल योजना की जरूरत बताई और कई नई रेल शुरू करने के सुझाव भी दिए गए। जल्द ही रायपुर से धमतरी रेल की शुरुआत हो जाएगी, जो आगे विस्तार भी होगी। वहीं रावघाट रेल परियोजना को लेकर भी चर्चा की गई, जहां कई ओवरब्रिज और अंडरब्रिज पर भी चर्चाएं हुई। रायपुर से जुड़ी अहम फैसले भी इस बैठक में लिए गए। हम लोगों ने आज स्पष्ट निर्देश दिया है कि सांसद जिस बात को कहते हैं उसके प्रस्ताव बनाकर आपको उच्च कार्यालय में भेजना चाहिए। खाली यहीं पर नोट कर कर ऐसा जवाब बंद करना चाहिए कि ये इस कारण से नहीं हो रहा है, ये इस कारण से नहीं हो रहा है। हमने कहा है कि आप प्रस्ताव भेजें, शासन के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर, बोर्ड के स्तर पर जो बातचीत करनी होगी वो हम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। 3 बजट आपने भी इस बात को उठाया था, तो ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर कोई बात हुई है क्या? बात हुई है। मुझे लगता है कि हमको 1 साल इंतजार करना चाहिए। जब कोई निर्माण होता है तो निर्माण करने के पहले तोड़ फोड़ भी करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ क्योंकि डबल ट्रैक, ट्रिपल ट्रैक, 4th ट्रैक का काम चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है, अंडरब्रिज का काम चल रहा है,
पूरे देश में सबसे तेजी से अगर रेलवे का काम चल रहा है तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो ये काम जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही हमारे यहाँ जो ट्रेनों का कैंसिलेशन है, ट्रेनों का लेट होने का काम है, वो बंद हो जाएगा और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को रेल की सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम के लगभग सभी जोन में अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही तेज हो गई है। जहां गुमटी और ठेला से अपनी जिंदगी चलाने वाले इस कार्यवाही से परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं सवाल के घेरे पर नगर निगम है कि उन्होंने अभी तक किसी बड़े बिल्डर या बड़े कारोबारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की। ये सवाल के घेरे पर है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने भी निगम प्रशासन से सवाल किया है। कमिश्नर रूल लागू होने के साथ ही साथ अलग अलग कार्यवाही देखने को मिल रही है, जहां पर क्राइम को लेकर रोजाना कार्यवाही हो रही है। वहीं नगर निगम के सभी जोन में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्यवाही हो रही है, मगर इस कार्यवाही से गरीब जनता त्रस्त है। बिना व्यवस्थापन के गरीबों पर कार्यवाही निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान बना रहा है। वहीं बड़े बिल्डर और बड़े कारोबारी पर एक भी कार्यवाही नहीं होना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। अभी लगातार नगर निगम अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन वही हाल हो जाता है कि सामान फिर से बाहर आ जाता है। देखिए, दिखावे की कार्रवाई करना और कार्रवाई का भी एक तरीका होता है। यदि आपने व्यवस्थापन दिया है उचित तो उसके बाद कार्रवाई करिए, कार्रवाई का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे व्यापारी भी हैं वो उससे उनका घर चलता है, उनको उचित व्यवस्थापन दे दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए, कोई हमारा उसमें विरोध नहीं है। देखिए, गरीबों पर कार्रवाई होती दिखाई देती है, मगर वहीं पे ऑटो डीलर जो अपनी गाड़ियां बाहर रख देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आप मेरे को बताइए, पिछले 5 दिन से रायपुर नगर निगम पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहा है, कोई भी एक बड़े बिल्डर का तोड़फोड़ किया नगर निगम में? क्या बड़े बिल्डर को मेन रोड में अवैध नहीं है क्या? आप एक बिल्डर का नाम बताइए जिसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। सिर्फ छोटे छोटे गुमटी और ठेले को उठाया जा रहा है ताकि उनको और बेरोजगार किया जा सके, सड़क मरवाया जा सके, बस यही ध्येय। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर शहर के कुछ इलाके अब भी पानी की किल्लत झेल रहे हैं। अभी से ये स्थिति है तो आने वाली गर्मी में क्या हाल होगा, ये एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। क्या राजधानी वासियों को स्वच्छ पीने का पानी रायपुर नगर निगम दे पाएगा? वहीं पानी की समस्या को लेकर स्वास्तिक नगर के लोगों ने आज नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के साथ नगर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन को नींद से जागने का प्रयास भी कराया। पानी की किल्लत और बार बार बोर करवाने के लिए जनता द्वारा मांग की गई थी। कचना के स्वास्तिक नगर के लोगों ने केवल अपने लिए पीने का पानी मांगा, किंतु महापौर और निगम प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन मिला। इस पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का कहना था कि आप जैसा चाहें वैसा निर्णय लें। मेरा लक्ष्य है कि वार्ड के नागरिकों को उनके मूलभूत जल के अधिकार से वंचित न रहना पड़े और प्रत्येक नागरिक के घर पानी की कोई कमी न हो। अभी फरवरी की 18 तारीख है और अभी से नगर निगम में पानी की किल्लत सामने आ गई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी कचना वार्ड वासियों को लेकर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में मटका है और मांग है कि पानी जो आम जनता है उसे पानी देना होगा। इस मांगों के साथ में नेता प्रतिपक्ष मुख्य कार्यालय के मुख्य गेट के सामने बैठ गए हैं और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की जा रही है। जहां पर पानी की किल्लत अभी से दिखाई दे रही है और पानी की किल्लत को लेकर कचना के वार्डवासी यहां पर मौजूद है और नेता प्रतिपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और साथ ही साथ निगम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहां पर मुख्य कार्यालय के ठीक सामने बैठकर पानी की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है उन्हीं से जानते हैं। देखिए, रायपुर राजधानी में अभी गर्मी चालू भी नहीं हुई है और नगर निगम की पोल खुल चुकी है। ये लोग स्वास्तिक नगर के लोग हैं जहां पर 870 प्रधानमंत्री आवास योजना का फ्लैट है। वो लोग लगातार नगर निगम से पिछले एक महीने से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पानी मिले, लेकिन वस्तु स्थिति देखिए, ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी आने पर और मजबूर है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय नगर निगम के घेराव करने के। आज ये सब लोग पूरे तरह से अपने घर को काम को, ये रोजमर्रा वाले काम है, रोज कमाते रोज खाने वाले लोग हैं, ये लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ नगर निगम में घेराव करने को मजबूर है, क्योंकि रायपुर नगर निगम कुंभकर्णी नींद सो रहा है और इनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है
तो आप देखिए बहुत भयावह स्थिति आने वाले समय में रायपुर राजधानी वासियों को देखना पड़ेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर मौलिक अधिकार नहीं दिला पा रही स्वच्छ पीने का, बाकी आप क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक पानी की समस्या जो है वो पूरी नहीं हो पाई। वही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी गर्मी, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून में इतनी बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी रायपुर नगर निगम में जो देखने लायक है। हर वार्ड के लोग ऐसा यहाँ प्रदर्शन करेंगे। एक दिन इनके भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? जी। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी शहर में वर्ष 2022 में कलेक्ट्रेट के डीएमएफ मद से विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए थे। समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण अधिकांश कैमरे लगभग 1.5 वर्ष से बंद पड़े थे, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में यातायात डीएसपी एवं यातायात प्रभारी द्वारा त्वरित पहल करते हुए सड़क सुरक्षा मद से आवश्यक सुधार कार्य कराकर 18 सीसीटीवी कैमरों को पुनः चालू कराया गया है, जिसमें निम्न प्रमुख स्थानों के कैमरे को दुरुस्त कर सक्रिय किया गया है। कचहरी ढलान, चमेली चौक, घड़ी चौक, रत्ना बांधा चौक, सिहावा चौक, अंबेडकर चौक। कैमरों के पुनः संचालन से शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा अपराध एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। धमतरी पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित एवं व्यवस्थित शहर निर्माण में सहयोग प्रदान करें। अभी हाल ही में धमतरी पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता माह का आयोजन किया गया था, जिसके तारतम्य में पूर्व में शहर में स्थापित सीसीटीवी कैमरेज जो खराब हो गए थे, तो एसपी सर के निर्देशन में सभी कैमरों को रिपेयर कराया गया है और शहर के मुख्य जो जगह हैं जैसे कि घड़ी चौक, कचहरी ढलान, चमेली चौक, सिहावा चौक, रत्ना बांधा, अंबेडकर चौक, इन स्थानों पर कुल 18 कैमरेज हैं जिनका रिपेयर करके पुनः चालू कराया गया है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर का एक बड़ा बयान धर्म प्रचारक के लिए दिया है और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार करें, चोरी छुपे प्रचार करना अनैतिक है, जिसका विरोध लगातार किया जाएगा और लगातार होना भी जरूरी है, क्योंकि गरीब असहाय लोगों को ये अपना निशाना बनाकर लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। मैं अपने क्षेत्र में उन सभी फॉस्टर को आमंत्रित करता हूँ, उनके लिए मैं सार्वजनिक मंच भी तैयार करूंगा, लाइट साउंड की व्यवस्था भी रखूंगा, वहां आकर यहां पर धर्म प्रचार करें, इसमें कोई मनाही नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस से पूछकर अपना काम करेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के मुद्दों से वह दूर जा चुकी है। मैनपाट महोत्सव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खनन अलग विषय है और मैनपाट उत्सव महोत्सव अलग विषय है। क्या अमरजीत भगत प्रशासनिक अधिकारी हैं? कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर भी उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में आरक्षण 33% वाला लागू करना चाहिए। 33% टीएस सिंहदेव, 33% भूपेश बघेल और 33% दीपक बैज, तभी कार्यकारिणी घोषित हो पाएगी। कांकेर के कुछ गांवों में ग्राम सभाओं ने बोर्ड लगा के रखे हैं कि बाहरी धर्म प्रचारक नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक माना है और मिशनरी एजेंसियां इसको काउंटर कर रही हैं लगातार, तो क्या उनका उद्देश्य वही है? क्या मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। कोई किसी धर्म को गोपनीय रूप से किसी के घर में जाके अशिक्षित या कम जानकार लोगों के बीच में जाके अपनी बात करना, यदि मैं किसी भी विचार या आस्था से जुड़ा हूं, सार्वजनिक रूप से क्यों बात नहीं कर सकता? मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी उनसे पूछूंगा, बात करूंगा। क्या तकलीफ है सार्वजनिक रूप से अपने मत को रखने में? ये धर्म प्रचारक लोग बताएं। चोरी छिपे गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम? पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करें ना, मैं बोल रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूं। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, पुरुष में व्याख्यान दे। आम आदमी भाई हमारा एक कार्यक्रम है और ये सार्वजनिक रूप से है और आप इनको सुने करके, हम तो सार्वजनिक रूप से करते हैं कार्यक्रम। दे रही है मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है, कितना फायदा होगा इस प्रशिक्षण से आगे भाजपा में? देखिए, हर दौर में पार्टी में नया नेतृत्व आता है, नए कार्यकर्ता आते हैं।
संगठन में नए लोग आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत लोग आए, नगरीय निकाय के चुनाव में बहुत लोग आए, विधायक माननीय विधायक बहुत लोग नए चुन के आए, सांसद बहुत लोग चुन के आए। तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, उनके मिशन में क्लियरिटी हो, और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अपने संगठन की भूमिका या संवैधानिक भूमिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके अतिरिक्त जिस भाव भूमि पर भाजपा काम करती है उसको भी समझना उतना ही आवश्यक है। ये कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जिलों में प्रदर्शन करी। आज भी राजधानी रायपुर में जो है युवा कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है, दूसरी ओर भाटा गांव में सड़क निर्माण को लेकर के कांग्रेस द्वारा अलग प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी थाने के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कैसे देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के रोजाना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस? देखिए, नीतिगत रूप से और जनता के मुद्दे कांग्रेस कट चुकी है। जो वो कर रही है छोटे छोटे मुद्दों पर, वो जीने की कोशिश कर रही, प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रही है। तो इससे ज्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, किसी परिवार की कोई संस्था है, उसको चर्चा में रखना है। हम जिंदा हैं ये बताना है। जो मैनपाट महोत्सव चल रहा है उसे लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो खनन पे हमने रोक लगाई थी और बीजेपी की सरकार वहां लगातार खनन भी कर रही है, तो खनन और पर्यटन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, अमरजीत भगत कह रहे हैं। अमरजीत भगत मैनपाट महोत्सव के समर्थन में है, विरोध में है। मैनपाट महोत्सव किस तरह से होना चाहिए, कोई सुझाव उनके पास है क्या? खनन का विरोध वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और महोत्सव दोनों अलग अलग चीज है। उसको कोरिलेट करने की जरूरत क्या है? खनन के बारे में अपना मत अलग से व्यक्त कर सकते हैं वो। तो बुद्धि जहां पे काम नहीं करती, आदमी कुछ भी बोलते। तो बुद्धि के विचलन के शिकार है कांग्रेस के लोग। सर, अमरजीत भगत की जो है कल बलरामपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर कह रही है कि जो अधिकारी जिन्होंने मारा पीट किया है और जिसकी वजह से जिस युवक की मृत्यु हुई है, इसको सरकार जो है लिपापोती टाइप की कार्रवाई न करे। उसमें क्या लिपापोती की जरूरत है? जो आप लोगों ने ही लिखा है उसको तो FIR हो गई, गिरफ्तार हो गए, आगे जांच होगी और भी जो तथ्य होंगे वो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अब ऐसा तो नहीं है अमरजीत भगत जी कहेंगे वो कार्रवाई होगी। क्या है वो? न्यायाधीश हैं, कलेक्टर हैं, SDM है, क्या है अमरजीत भगत जी? जो है उसको लेकर के उनके सवाल उठते हैं कि वो बना नहीं पा रहे हैं, नियुक्ति वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले 2 महीने का समय दिया गया, फिर 1 महीने का, अब 60 दिनों का समय दिया गया, जिसको बीते भी 20 दिन हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? ऐसा है, कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्यकारिणी बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए घोषित तौर पर। 33% TS बाबा, 33% भूपेश बघेल, 33% TS दीपक बैज और 1% में चरणदास मोहन जी करके 100% हो जाएगा। तो बजट सत्र ये तुरंत मैंने कार्यकारिणी इस फॉर्मूले में कांग्रेस की गठित हो जाएगी। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सर, तीसरा बजट सरकार का होगा। आप लगातार रिव्यू भी किए हैं पिछले बजट को, इस बार क्या होना चाहिए या 3 बार की चीजें संतुष्टिपूर्वक रही हैं क्या? सरकार बजट सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है और बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और राज्य के विकास की दिशा बजट से तय होगी। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता, तो एक कमिटमेंट सरकार का दिखता है अभिभाषण के माध्यम से कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। तो दोनों दृष्टि से हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। सर, 1800 से ज्यादा इसमें सवाल लगे हैं और 1800 से ज्यादा सवाल लगे हैं सर, विपक्षी दल की ओर से भी और पार्टी दल की ओर से भी। आप भी कई विषयों को लेकर मुखर होते नजर आते, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 14 मंत्रिमंडल को निकाल दीजिए, एक अध्यक्ष को निकाल दीजिए, 15, 90 में बाकी बचे कितने? 75 को 4 से गुणा कर दीजिए और डेट निकाल दीजिए। तो इतने सवाल लगे, उतने सवाल नहीं लगे, लिमिट से बाहर सवाल नहीं लगे हैं भाई। जो तय है पर नियम प्रक्रिया में उतने ही सवाल लगे।
क्या आप भी जो है तो नहीं लगाऊंगा। विधायक के तौर पे तो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो विधायक निर्वाचित हुए अपने क्षेत्र की बात करना, तो हमारा अधिकार है, उसमें कोई नई बात कहाँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अलग जिलों में दौरा है और दौरे के दौरान जो है वो रात्रि भी विश्राम कर रहे हैं सभी जिलों में जहां पे भी वो जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किस वजह से रात्रि विश्राम किया जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर इस तरीके से मुख्यमंत्री कैसे रुक सकते हैं? अब ऐसा कोई काम कांग्रेस से पूछ कर थोड़े किया जाएगा। कांग्रेस अपना काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम करेंगे, दल अपना काम करेगा, संगठन अपना काम करेगा, कांग्रेस से पूछने की जरूरत क्या है? उसमें इनका कहना था कि कांग्रेस इस तौर पे कह रही है कि जिले स्तर पर भाजपा जो है वो मजबूत नहीं है और इसी वजह से आपसी विवादों को जो है कौन सी पार्टी कितना मजबूत है उसका पैरामीटर कांग्रेस के पास नहीं है। लोकतंत्र में जनता का मत जो है पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर में लगातार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित हो रही करके। अभी 5 राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, तो 2 दक्षिणी राज्य हैं, 2 पूर्वी राज्य हैं, 3 दक्षिणी राज्य हैं, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु हैं, आसाम और ये है। तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस तय करेगा। ये कांग्रेस को ये देखना चाहिए मैं कहां पर हूं इन राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी तो सीधे लड़ाई लड़ेगी 5 राज्यों, लेकिन कांग्रेस कहां पर है? सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल पर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे मरीज से इलाज के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए तक वसूले गए और अभी भी 5 लाख रुपए की मांग अस्पताल कर रहा है। रामचरण वर्मा नामक मरीज 11 दिसंबर को ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए थे। परिजनों का कहना है कि पहले आयुष्मान कार्ड से 1.5 लाख खर्च की बात कही गई थी, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने पर दोबारा सर्जरी और डायलिसिस की नौबत आ गई। परिवार का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड से करीब 2 लाख और नगद 9 से 10 लाख रुपए जमा कराए जा चुके हैं। पैसे न देने पर दवाइयां रोकने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज का समुचित इलाज किया गया और जरूरत पड़ने पर रेफर करने की भी सलाह दी गई। उनका कहना है कि परिजन भुगतान नहीं करना चाहते थे। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल एक परिवार के साथ अन्याय होगा बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है और क्या मरीज को न्याय मिल पाएगा या नहीं। देखिए, ये मरीज 4 दिसंबर 2025 को मेरे यहाँ भर्ती हुई थी। इनका पहला ऑपरेशन 11 दिसंबर को किया गया। इनकी आंत में रुकावट थी और पहले भी इनको प्रॉब्लम होती थी। इनकी आंत में रुकावट थी, पूरी जांच की गई तो वहाँ पे एक गांठ थी। फिर गांठ की बायोप्सी की गई। बायोप्सी के बाद उसका ऑपरेशन किया गया और एनास्टोमोसिस किया गया। और जब ये आए थे तो उस समय भी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन था इनके। ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से रिसाव हुआ, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ से लीक कर गए। रिसाव हुआ, वो भी 8वें दिन 18 तारीख को फिर दोबारा इनको ऑपरेट करके दूसरा करके लैट्रिन के रास्ते को दूसरी जगह बना दिया गया। इसको डाइवर्जन इलियोस्टोमी कहते हैं, जिससे कि वो जो जहाँ से रिसाव हुआ छोटा सा था वो अपने आप बंद हो जाएगा। लैट्रिन इधर से आएगी, उधर से नहीं जाएगी। तो ये कर दिया गया। चूँकि ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन था, ये बीच में करीब 5 बार ये वेंटिलेटर पे गए, 5 बार वेंटिलेटर से आउट हुए। हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया। अब जब पेशेंट क्या जब सीरियस था तो हमने उनको ठीक किया। अब पेशेंट स्टेबल हो गया। पेशेंट वेंटिलेटर पे है डेफिनेटली, मगर वो किसी भी नॉरेट सपोर्ट या किसी उस पर नहीं है, कोई लाइफ सेविंग उस पर नहीं है। तो हमने इनसे बोला भाई आपका ऑलरेडी मेडिसिन का बहुत बिल हो चुका है, आप मेडिसिन का बिल पे कर दीजिए। इनका करीब 5 से 6 लाख रुपए के आसपास मेडिसिन का बिल पेमेंट बचा था। टोटल कितना हुआ? टोटल इनका मेडिसिन का करीब 14 के आसपास का, 14-15 के आसपास का मेडिसिन का है। 14-15 लाख ये है आपका 4 दिसंबर से लेके अभी तक टोटल, जिसमें लोग 9 लाख के आसपास दिए। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल का तो आप दे नहीं रहे। मैं शुरू में ही बोला, इन लोग बोले एक साथ नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा। तो मैं कहा ठीक है यार, चलो हॉस्पिटल का मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, मगर जो क्योंकि मेरे को खुद खरीदनी है तो आपको मेडिसिन का बिल आप पे कर देना, तो इसको कर लेंगे। तो पिछले हफ्ते भर से मैं इनको बोल रहा हूँ भाई मेडिसिन का बिल पे कर दो, मेडिसिन का बिल पे कर दो। तो हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, नरसों दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। फिर शुक्रवार को बोला, मैं कहा देखो बेटा, आप 15 लाख का आपका मेडिसिन का बिल हुआ है, उसमें अगर अपन अपने सब
मार्जिन भी करता है, मैं कहा 20% भी डिस्काउंट करता हूँ मैं, तो 3 लाख रुपए तुम्हारा सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाता है, अब 2 लाख रुपए बचता है तुमको देने का। मैं कहा आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है, और आगे क्या करना है ये डिसाइड कर लो, क्योंकि उनको अभी वेंटिलेटर पे बहुत दिन लगेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे रिकवर होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि एज भी ज़्यादा है। तो मैं कहा उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। तो उन लोग बोले ठीक है सर, हम ऐसा करेंगे, हम शनिवार को इनको शिफ्ट कराएंगे। उनको ठीक है भाई, शनिवार को इन लोग आए, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले सर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो हम ना इतवार को कराएंगे। तो मैं कहा कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो बोले हम पहले एम्स लेके जाना, हमको केस समरी दे दीजिए। तो हमने समरी बना के दे दी। फिर एम्स गए होंगे तो एम्स में शायद इन लोग का एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने इनके लिए यहाँ पे अपना मेकाहारा में बात की, मैंने बोला, मैं कहा देखो मैं बोलोगे तो मैं बात करता हूँ। तो मेकाहारा में बात की कि भाई वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इन लोग कहते तो इनको उन्होंने मना कर दिया कि वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने बात की तो उसकी भी व्यवस्था कराई कि भाई इसको लंबा वेंटिलेटर लगेगा तो आप वहाँ चले जाओ, कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मरीज को अब नर्सिंग केयर चाहिए। मरीज अपने उससे बाहर है, नॉरेड और सब नहीं चल रहा, नर्सिंग केयर करेगा, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, मगर क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है तो यहाँ जितने दिन रखोगे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बोले ठीक है सर। उसके बाद इन लोग आए मेरे पास संडे को कि हम लोग इनको डीकेएस लेके जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैं कहा कब लेके जाएंगे, बोले मंडे को लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक, तो आज आए। तो मैं कहा क्या डिसाइड किए, तो फिर अनर्गल बातें कि ऐसा कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, ऐसा ये वो। तो मैं कहा तुम लोग जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है, चाह क्या रहे हो। अब वो मुझे अभी समझ में आया कि उनकी मंशा क्या थी, कि जो बचा हुआ पैसा था वो भी नहीं देना। तो मैं उस समय तो मना कर दिया, मैं कहा ठीक है भाई ऐसा नहीं होगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। और तो उसमें एक जन थे, उनने बोला था जितना पैसा हम पूरा देंगे, मगर हम मतलब इलाज यहीं कराएंगे। तो मैं कहा तुम पैसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इलाज कराने में। बोले हम ठीक किया तो वहाँ नहीं लेके जाएंगे, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे गाँव का मरीज आ गया था वो मर गया, ऐसा वैसा हम नहीं। मैं कहा भाई ये प्राइवेट संस्थान है, यहाँ जो भी होगा खर्चा उसका खर्चा देना पड़ेगा आपको। मैं कहा उसमें भी मैं जितना डिस्काउंट। अच्छा, आयुष्मान भी ब्लॉकिंग था इनका आयुष्मान केस जब ऑपरेट किए तो उस समय का ब्लॉकिंग था, तो वो उसमें करीब आयुष्मान में 2 के आसपास है, 2 लाख। हाँ, तो जो भी है, तो उसके बाद मैंने बोला इनसे, तो इनने कहा कि ठीक है सर। उसके बाद फिर देख ही रहे हो, तब से फिर लोग। ये वेंटिलेटर में कब से? वेंटिलेटर में 5 बार गया है। ये कब से कब तक? मतलब ये दिसंबर में 1 आध बार गया। फिर अरे ये तो इतना बढ़िया हो गया कि 2 बार, कितने दिन तक रहे वेंटिलेटर? 5-5, 7-7 दिन रहे वेंटिलेटर में, फिर आउट हो गए, फिर वेंटिलेटर पे जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। तो ऐसे करीब 6-7 बार हुआ है, 5 बार हुआ। ऑपरेशन कब कब हुआ? ऑपरेशन पहला ऑपरेशन हुआ 11 दिसंबर को, दूसरा हुआ 18 दिसंबर। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिनों मल्टी लेवल पार्किंग में 36,50,000 की उठाई गिरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्रार्थी का जिगरी दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला। 36,50,000 की उठाई गिरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जब जांच शुरू की तो सब कुछ साफ होता चला गया। जहां राजधानी रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग से 36,50,000 नितिन सोनी ने अपने दोस्त तनवीर आलम को ही दे दिया था और बताया गया कि ऐसा ही किसी ने जबरन लूट की घटना को अंजाम दिया है। दोस्त के पैसे पर नितिन सोनी की नजर थी और उसने योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को उठाई गिरी का मामला बनाने की कोशिश की, मगर राजधानी पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया। नितिन सोनी और तनवीर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अनुसार ये कर्जे में डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो चूंकि इसने कुछ दिन पहले ही जब पैसा देखा कि उसके मित्र के पास पैसा है, तो तभी इसकी नीयत ख़राब हुई और उसने वो योजना बनाई और उस दिन वो उसके घर पहुंचा और साथ में रजिस्ट्री कार्यालय उसके गया। सर, ये नितिन सोनी का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं और ये पूरी घटना जो की सर वो किस पैटर्न में की? कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसका, लेकिन शायद आर्थिक तंगी से परेशान होकर ही उसने ये कदम उठाया। और एक कारण लालच हो सकता है कि अचानक से पैसे देख के उसके मन में लालच आया। दूसरा चीज़ जो जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया, मल्टी लेवल पार्किंग जो है महतारी चौक पर, तो वहाँ पे एंट्री और जो एंट्रेंस और एग्ज़िट का स्थान है वहाँ पर तो कैमरे हैं, बट अंदर में जो पार्किंग का लोकेशन है वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं। चूँकि अगर अंदर में कैमरे होते तो एक डर भी होता, तो शायद ये घटने को अंजाम नहीं दिया जा सकता था।
नहीं सर, ये गाड़ी का कांच तोड़ करके पैसे को, कैश को निकाले? नहीं, मैंने बताया ना कि खोल के, दरवाजा खोल के निकाले। जैसे कि इसके मित्र ने, जो विक्टिम है, जो प्रार्थी है, उन्होंने चाबी इसको दे रखा था नितिन सोनी को, तो इसने किसी और को बुलाया, अपना जो साथी था दूसरा तनवीर आलम, उसको बुलाया और पैसा इसने खुद ही दे दिया उसको कि ले जाओ, और अपने मित्र से झूठ बोला इसने कि पैसे कोई छीन के ले गया है। ऐसा प्रार्थी एक जॉब करता है और FCI के गोडाउन्स में वो काम करता है। नितिन सोनी भी कुछ करता है क्या, मतलब कारोबारी है या कोई नौकरी करता है? नहीं, ये बेसिकली छोटा मोटा इसका बिजनेस है, ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम करता है, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जॉब वगैरह में नहीं है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, इसीलिए आर्थिक रूप से परेशान था वो। पूरा पैसा, पूरा 36,50,000 रुपये, जितने की गबन की शिकायत थी, वो पूरा पैसा बरामद हो चुका है। यही का है, वो रायपुर का ही रहने वाला है और वो भी इसमें सहभागी रहा है, तो उसको भी नहीं बेसिकली तनवीर का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। उसने जब बरामद करने के लिए जब हमारी टीम गई तो बैग से, जिस बैग में वो लेके गया था, तो 36,50,000 में से 2 लाख रुपए वो निकाल के कहीं और रखा था, उसको भी बाद में उससे बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, इस पे हम जी हाँ बिल्कुल, जैसे कई बार बाइक चोरियां, अंदर से बाइक या कार की चोरियां हो सकती हैं, अगर पार्किंग के अंदर जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कुछ कैमरे लग जाएं तो शायद ये चोरी की घटनाएं भी रुक सकती हैं। और इस तरह का किसी अन्य तरह का अपराध, ये तो आपका गबन का एक मामला था, किसी और तरह की मारपीट हो सकती है, किसी के साथ छेड़खानी की जो घटना हो सकती है, उन सबको रोका जा सकता है। तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन में कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ। वो एक अभियान के तहत कमिश्नरेट स्टार्ट होने के बाद हमने जितने भी पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे कोई संदिग्ध या लंबे समय से खड़ी हुई लावारिस गाड़ियों को चेकिंग करने का एक अभियान चलाया था। उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे खड़ी थी, उनको जो किसी केस में थे, इसमें 1-2 बरामदगी भी हुई थी और उनकी सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो जो लंबे समय से खड़े होते हैं उनके होते हैं, जो कभी बाहर रहते हैं या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन चला जाता है, किसी बड़े शहर में काम कर रहा है, तो उनके होते हैं। इसकी हम लोग लगातार चेकिंग कराते हैं ताकि कोई लावारिश या फिर ऐसी चोरी की हुई गाड़ी वहाँ पे ना रहे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में जब से कमिश्नर रूल लागू किया गया है तब से लगातार कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, जहां पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देश हैं कि अवैध काम में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई हो, जिसके तहत लगातार हर थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ी है। साथ ही साथ अब कार्रवाइयां भी तेज हो रही हैं। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा गया है। आरोपी का नाम सिद्धार्थ बताया जा रहा है, जो तिरंगा चौक का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध चीजें रखकर एक व्यक्ति घूम रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब तलाशी ली तो सिद्धार्थ नामक व्यक्ति के पास अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा गया है। देखिए इसके आप जब पुलिस जानते हैं कि जो चाकू और बाकी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी कंटिन्यूसली लिख रहे हैं ताकि वो लोग ऐसी जो भी लिस्टें हैं जिनको बेच रहे हैं, साथ ही साथ जो भी ऐसी चीज़ जो आर्म्स एक्ट के दायरे में आती है उसे बेचना खुद ही प्रतिबंध लगा दें। तो उसके लिए हम लोग पत्राचार लगातार कर रहे हैं और उनसे जानकारी भी हमें लगातार मिल रही है, इसलिए हम लोग जो भी जब्ती है उसे कर रहे हैं। उसके अलावा जो वेपन्स हैं तो वेपन्स के लिए प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम अभी चालू है। होपफुली कुछ ही दिनों में और बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी तो उससे फिर और क्लैरिटी होगी कहाँ से हथियार आ रहा था, कहाँ पे जा रहा था, कौन लोग इन्वॉल्व है इस कारोबार में। बट मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ आप लोगों को और आपको एकदम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि या फिर ऐसे अवैध चीज़ जिससे समाज के अंदर डर भय का माहौल क्रिएट हो सकता है या फिर ऐसे लोग जो खुद के वर्चस्व के लिए ये सब चीज़ें करते हैं उनके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और वो उन लोगों को विवश किया जाएगा कि वो इस सब धंधों को छोड़ दें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN न्यूज।